बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां सत्ता के लिए होने वाले संग्राम का शोर अब तेज हो रहा है। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट पर आरएसएस का काफी प्रभाव है और कथित तौर पर संघ ही प्रत्याशी भी फाइनल करता है। हालांकि यहां उपचुनाव है जो दल बदल की वजह से हो रहा है। ऐसे में बीजेपी से टिकट की तस्वीर तकरीबन साफ है, लेकिन कांग्रेस को यहां उम्मीदवार तय करने में कड़ी मशक्कत का सामना करना होगा, क्योंकि टिकट के लिए कतार में तो कई नेता हैं। खैर, इस सीट पर फिलहाल किस तरह के सियासी समीकरण हैं, वो कौन ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे, और खास तौर पर दल बदलने वाली रक्षा सोरोनिया अगर बीजेपी से चुनावी मैदान में होंगी तो क्या उन्हें जीत मिलेगी या फिर कामयाबी कांग्रेस के हाथ लगेगी? इस पर चर्चा शुरू करें। चलिए उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। दतिया जिले की आरक्षित भांडेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां बीजेपी हाथ का साथ छोड़कर कमल ध्वज थामने वाली रक्षा सोरोनिया को मैदान में उतारेगी, ये तकरीबन तय है। जबकि कांग्रेस में टिकट के लिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। ऐसे में पार्टी के सामने किसी एक नाम पर मोहर लगाने की बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रत्याशी फाइनल करने के बाद भी कांग्रेस को यहाँ जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि मौजूदा सियासी परिस्थितियां और बीते 4 चुनाव के परिणाम बीजेपी को ज्यादा मजबूत बता रहे हैं। साल 2013, 2008 और 2013 में यहाँ बीजेपी की विजय पताका लहराई। लंबे इंतजार के बाद 2018 में कांग्रेस को कामयाबी मिली। भांडेर में 2003 में बीजेपी से कमलापत आर्य थी। 2008 में बीजेपी के टिकट के साथ आशाराम अहिरवार को सफलता मिली, जबकि 2013 में घनश्याम फिरौनिया ने बीजेपी को जीत दिलाई। लेकिन 2018 में यहां कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। पिछले चुनाव में रक्षा सोरोनिया ने बीजेपी प्रत्याशी रजनी प्रजापति को करीब 40,000 के भारी मतों के अंतर से हराया। 1,70,000 से ज्यादा मतदाताओं वाली इस सीट पर ओबीसी, जाट और कौरव के वोट सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यादव, ब्राह्मण, एससी और दांगी वोटर्स भी अच्छी खासी संख्या में है। अगर बात विकास की करें तो ये क्षेत्र काफी पीछे है। स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के स्तर में कोई भी खास सुधार नहीं हुआ है। तमाम जगह सड़कों की हालत खस्ता है। पेयजल की समस्या से लोग अभी भी परेशान हैं। उद्योग की कमी होने पर बेरोजगारी ज्यादा है। भारी भरकम बिजली बिलें भी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। अब ऐसी में भांडेर की बाजी कौन अपने नाम करता है, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो भांडेर में उपचुनाव की जंग कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी, और ग्वालियर से लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता विनोद शर्मा जी। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी और कांग्रेस के तमाम संभावित प्रत्याशियों की। सबसे पहले विनोद जी, आपका ही रुख करूंगी कि क्या कहता है भांडेर का समीकरण? देखिए, भांडेर का जो समीकरण है बड़ा विचित्र है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर अगर किसी भी प्रत्याशी को रिपीट किया गया है तो उसमें अभी तक उसको मुंह की खानी पड़ी है, और यही कारण है कि चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बीएसपी हो, वो इस जगह पर हमेशा एक नए प्रत्याशी को उतारती है, और जिसके बाद जो भी नया प्रत्याशी आता है उसकी जीत सुनिश्चित ही मानी जाती है। लेकिन अगर रिपीट किया जाता है तो वहां की जनता नकार देती है, जिसको पार्टियां भली भांति जानती हैं। रक्षा सोरोनिया ने जिस तरह से जीत दर्ज की थी, लगातार 3 साल से ये पूरी जो भांडेर की सीट थी वो बीजेपी के पास थी, लेकिन बीजेपी के रजनी को हराकर रक्षा ने जिस तरह से चुनाव जीता था, कांग्रेस की झोली में इस सीट को डाला था। ये बात अलग है कि बाद में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चली गई। अब चुनाव है और वहां के जो मुद्दे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि अभी हमने बताया था कि स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा, ये प्रमुख मुद्दे हैं। और एक आउटडोर स्टेडियम की बात हुई थी, इंडोर स्टेडियम की बात हुई थी, वो प्रमुख यहाँ के मुद्दे हैं। लेकिन इस मुद्दों पर अभी तक कोई खरा नहीं उतर पाया, और जो लोग हैं वो उनमें इसको लेकर काफी नाराजगी है। इस इफेक्ट पूरा ये करेंगे क्योंकि भांडेर है और दतिया जिले में भांडेर आती है, लिहाजा जो नरोत्तम मिश्रा है उनका वहां काफी वर्चस्व है और काफी उनका उस पर प्रबुद्ध है।
हालांकि इस बार कांग्रेस की विजय जरूर हुई, लेकिन उसके समीकरण अलग थे, कुछ अलग मामले थे जिसके चलते हुई थी। और इसके बाद अब जैसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर शायद जो प्रत्याशी है संभावित, उसमें जो उनको फूल सिंह बरैया का नाम है उसमें उनमें शामिल है कि उनको लाया जा सकता है। फूल सिंह बरैया पहले यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, जब बीएसपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो बाकायदा यहाँ से जीते थे। इसके अलावा कई 3-4 नाम और है इसमें जो कांग्रेस की तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, उनको लेकर अभी कांग्रेस में मंथन चल रहा है कि आखिर क्या किया जाए। साथ ही हमारे सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि शायद बीजेपी से भी कोई व्यक्ति टूट कर अगर आता है तो कांग्रेस उसको भी मैदान में उतार सकती है। हालांकि ये अभी नाम निकल के सामने नहीं आया, लेकिन घनश्याम पुरोनिया की इस तरह की चर्चाएं जरूर गर्म है, लेकिन इस पर अभी किसी तरह से पुष्ट नहीं हो पाया। तो बड़ा विचित्र है, भिंड और दतिया लोकसभा क्षेत्र का है, बीच में चूंकि जो भांडेर है वो दोनों ही जिले की सीमाओं के पास है और उसमें इफेक्ट करते हैं कौरव वोट है, जाट वोट है, ब्राह्मण और वैश्य वोट तो है ही, साथ में ओबीसी वोट का बड़ा इसमें महत्व रहता है। और इसका सबसे जो परेशानी का कारण है आम लोगों को कि वह विकास कार्य नहीं हुआ। और हमेशा जो प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं और जो भी वादे करने लोगों के सामने जाते हैं वो विकास की बात करते हैं। उनका कहना है कि भाई हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, हमारे स्वास्थ्य नहीं है, चिकित्सा नहीं है, शिक्षा का बड़ा अभाव है। लोगों को ये भी कहा है कि 1-2 बसें केवल शाम के समय चलती है, अगर 6 बजे के बाद किसी को शाम को बाहर आना हो, दतिया आना हो, ग्वालियर आना हो तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। उनके पास कोई संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, या तो उनको व्यक्तिगत साधनों का उपयोग करना पड़ता है। तो इस तरह की भी मांग है कि यह साधनों की जो कमी है वो भी दूर की जाए, मुख्य धारा में भांडेर को जोड़ा जाए। भांडेर काफी पिछड़ा हुआ है और जो यहाँ के मतदाता हैं वो हमेशा अपने आप। विनोद जी, रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया जी जुड़ गए हैं। बुधोलिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपको भी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी, तैयारी तो शुरू हो गई है, संभावित जो नाम है वो रक्षा सिरोनिया ही लग रहा है, सरोनिया ही आप लोगों की प्रत्याशी रहने वाली है। क्या लग रहा है, क्या कुछ और चुनौती आप लोगों के सामने? चुनौती कुछ भी नहीं है, चुनाव जीते हैं। लेकिन जिस तरह से क्षेत्र का समीकरण कहता है कि जिस कैंडिडेट को एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया जाता है तो ये बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है कि भाई वो कैंडिडेट दोबारा नहीं जीतता है, और दल बदल का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जी, ये आपका कहना है कि कैंडिडेट दोबारा नहीं जीतता है, उसके कारण बहुत रहते हैं। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है उसने कहीं ना कहीं किसान के हित में, बेरोजगार युवाओं के हित में निर्णय लिया है। और ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भांडेर के और आम जनता ये जानती है कि जनहित के लिए ही आदरणीय सिंधिया जी और सरोनिया जी ने निर्णय लिया है, इसलिए हमें कोई कठिनाई नहीं जाएगी। हमारा कार्यकर्ता मेहनत के साथ काम करता है। हाँ। जी, तो आपको लग रहा है कि आप लोग क्लीन स्वीप करेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई चुनौती नहीं है भांडेर में? बिल्कुल भी नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं जो आपसे सवाल करना चाहेंगे। के जी। सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जो संवाददाता हैं विनोद जी, वो ये बता रहे हैं कि घनश्याम सिरोनिया जी यदि कांग्रेस में चले जाते हैं, जैसी की संभावनाएं काफी प्रबल हैं, तो उससे फिर इस उपचुनाव के समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी नजर में? सिरोनिया जी एक संघ के कार्यकर्ता। आपको रोकना चाहूंगी, आपके सवाल का जवाब लूंगी। इसी बीच हमको कांग्रेस से नाहर सिंह है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत स्वागत है नाहर जी। नाहर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। घनश्याम पुरोनिया जी का जहां तक सवाल है, वह भारतीय जनता पार्टी के एक व्यवस्थित कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। वह संघ के मूल संगठन, हमारा जो संघ है उससे आए हुए कार्यकर्ता हैं। वह जो अफवाहें जो चल रही हैं कहीं भी उनमें दम नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसी का भी हो, सभी पार्टी के लिए काम करते हैं। सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और इस बार रक्षा सरोनिया जी को अगर फिर से पार्टी टिकट देती है तो वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। लेकिन इसी बीच जो क्षेत्र की जनता है, मेरे सहयोगी हैं जो इस पूरे क्षेत्र को कवर करते हैं, नाहर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाहर जी, बहुत स्वागत है आपका। नाहर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी?
लगता है नाहर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, जनता में आक्रोश है, दल बदल का भी आक्रोश है, क्योंकि उनका जनता का कहना यह है कि हमने मैंडेट जो दिया था उसको दरकिनार करके ये सभी लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी, जनता में आक्रोश इस बात को लेकर नहीं है कि दल निकाल करके हम उसमें भाजपा में शामिल हुए। जनता में आक्रोश था कि 2 लाख की कर्जा माफ करेंगे किसान का, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए देंगे। इस प्रकार का आक्रोश जनता में है। और कांग्रेस की 16 महीने की सरकार में जनता ने जो मिला है, चाहे वो संबल योजना हो, सारी योजना जो विकास की जन विकास की जो योजनाएं थी वो सभी बंद कर दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस शासन काल में किस तरह से लूट मची थी ये जनता ने देखा है। जनता में कांग्रेस के प्रति आक्रोश है, ना कि विधायकों जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके प्रति। एक बार फिर से नाहर जी ने ज्वाइन कर लिया। नाहर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नाहर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा इनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, अब हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद, आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से सुरेंद्र जी बोल रहे हैं कि जनता में जो आक्रोश है वो मतलब बीजेपी के प्रति नहीं है, कांग्रेस के प्रति है। लेकिन एक खास बात यह है कि बीएसपी ने भी अंदर खाने तैयारी कर दी है कि वो भी अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। तो अब यहाँ पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चला है। देखिए, जनता का आक्रोश और जनता की नब्ज पकड़ना शायद हर किसी की बस में नहीं है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को जिताया था, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया था और उसकी आस्था थी प्रत्याशी के प्रति कि ये व्यक्ति हमारे जो हमने जीत के विधानसभा इनको भेजा है ये हमारी बात को रखेंगे। जो वादे उनसे किए गए थे वो वादे इसीलिए उनको जिताया हुआ कि क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी वहां से जीते थे उनके जो उनको जिता के विधानसभा भेजा तो वो उन पर खरे नहीं उतरे और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के व्यक्ति को जो उनको चयन किया और उनको चुना। उसके बाद जब उनको लगा कि ये भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, अब जनता का जो पूरा साफ रुख है कि भाई उनकी जो मूल समस्या थी वो उनकी स्वास्थ्य, चिकित्सा और वहां की शिक्षा की थी। ये समस्या उनकी मूल समस्या है जो उस विधानसभा क्षेत्र की है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि उन समस्याओं का समाधान करेगा, क्योंकि लगातार वो दोनों दलों की प्रत्याशियों को जिताते चले आए हैं, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी जनसंघ वहां से जीता रहा है। इसके साथ बीएसपी के जो फूल सिंह बरैया एक बार उनको भी मौका दिया था, लेकिन उनकी जो समस्याएं जस की तस है उनमें थोड़ा बहुत कुछ सुधार जरूर हुआ होगा, लेकिन जितना भांडेर का सुधार होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, उतनी सुविधाएं वहां के लोगों को नहीं मिल पाई हैं। अब लोगों का साफ तौर पर वहां एक मानसिकता बन गई है कि भाई जी, आपको नाहर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नाहर सिंह जी, बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? नाहर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो लगता है नाहर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सवाल कर सकते हैं जी अग्निहोत्री जी। विनोद, आपने बड़े विस्तार से पूरे उस क्षेत्र का गणित समझाया। आपने ये भी बताया कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का वहां पर बड़ा प्रभाव है, लेकिन आपने अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र नहीं किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेने के बाद जो ग्वालियर गुना अंचल का जो ये क्षेत्र है दतिया के पास भांडेर, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर का कितना प्रभाव इस उपचुनाव में पड़ेगा? देखिए, जो भांडेर है वो दतिया का जो क्षेत्र है वो ग्वालियर और गुना से काफी अलग है। बुंदेलखंड के तौर पर उसको देखा जाता है, बुंदेलखंड के उसको माना जाता है कि उस इलाके में वो इफेक्ट रहता है। वहां जितना प्रभाव रहेगा वो डॉक्टर गोविंद सिंह का, नरोत्तम मिश्रा का, इनका जो ज्यादा जितना प्रभाव रहेगा उतना सिंधिया का उस इलाके में प्रभाव नहीं माना जा सकता। हालांकि लगातार जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2018 के, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन इलाकों में जाकर सभाएं की थी और काफी लोगों से वादे किए थे, लेकिन जो स्थिति बनी थी वो अलग थी। 2018 के जो चुनाव थे वो विषय अलग थे, उस समय मुद्दे अलग थे। उस समय जो कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसमें एक एस्ट्रोसिटी का पहला ऐसा मुद्दा था जिसमें लोगों को काफी लोगों की मानसिकता में कुछ अंतर आया था।
अब चूंकि वो भांडेर जो है, और ये भी माना जाता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दतिया में और भांडेर में, डबरा में, ये 3-4 ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके काफी प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। उनके खुद के कार्यकर्ता हैं और उनके कहने से और उनके सुनने से लोग वहां समझते हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से दतिया में जो विकास कार्य कराए हैं, अगर वो जाकर लोगों के बीच में कहेंगे कि वो मैं जवाबदारी लेता हूं, कि मैं अपने ऊपर जवाबदारी लेता हूं कि भाई आप हमारे समर्थित जो भी बीजेपी में आए इनको आप जिताइए और मैं जाके काम करूंगा, तो हो सकता है कि आम आदमी उन पर विश्वास करे। लेकिन जो स्थिति बनी है कि एक दल से दूसरे दल में चले जाना और लोगों के विश्वास, आपको रोकना चाहूंगी, सुरेंद्र जी से जान लेती हूँ, उनकी भी प्रतिक्रिया एक बार फिर से जान लेती हूँ। सुरेंद्र जी, वाकई में आप लोग किन मुद्दों को लेके यहाँ पे उपचुनाव में जा रहे हैं? क्योंकि चुनौती तो है, क्योंकि जनता में आक्रोश है, आप माने या ना माने, जिस तरह से 18 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जनता में हाहाकार है, कहीं ना कहीं ये तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेंगे जनता में। जिन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं, 16 महीने में जो किसान का और जनता का नुकसान हुआ है, जो विकास होना चाहिए था, जिन वादों के साथ कांग्रेस सरकार में आई थी, वह एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। वह छोटी से छोटी योजना को अगर हम देखेंगे, गांव के हित में, मजदूर के हित में, किसान के हित में कोई भी योजना इन्होंने साकार नहीं। ठीक है भाई, आप 16 महीने का जिक्र कर रहे हैं सुरेंद्र जी, तो सवाल 15 साल पे भी किया जाएगा। और जिस तरह से मेरे सहयोगी ने जिक्र किया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के मुद्दे पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से पेयजल को भी लेके भी शून्य ही है, उतना विकास नहीं हो पाया है जितना विकास होना चाहिए था। तो अगर 16 महीने का हिसाब किताब मांगा जाएगा तो 15 साल का भी हिसाब किताब आपको देना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अग्निहोत्री जी। क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव में हम देख रहे हैं कि आक्रोश है, लेकिन बीजेपी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई जनता में आक्रोश है, या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस है या वाकई में कॉन्फिडेंट है बीजेपी कि नहीं यार ये जो 24 सीटें हैं वो हम इजीली निकाल ले जाएंगे। नहीं, देखिए, भांडेर का जहां तक इतिहास रहा है, वहां अब तक वाकई जो कैंडिडेट एक बार जीत गया है उसको दोबारा वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया। अब जो भी उसके कारण रहे हों, यह भी एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर काफी प्रभाव रहा है, ऐसा देखा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ज्यादा वहां पर काम करता है भारतीय जनता पार्टी के हित में। ये सारी बातें हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को, रक्षा सिरोनिया को वहां की जनता ने चुना, जिस उम्मीदों के साथ चुना, जिस बात पर चुना, और बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की सुनकर के चुना 2018 में, उन सबको जो धोखा मिला है वो भी एक बहुत बड़ा कारण इस उपचुनाव में बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। और रक्षा सिरोनिया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कितना अग्निहोत्री जी, रोकना चाहूंगी। नाहर सिंह यादव जी ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है। नाहर जी, बहुत शुक्रिया, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, मिल रही जी। नाहर जी, कितनी बड़ी चुनौती भांडेर को मान रहे हैं? क्योंकि आपकी जो कैंडिडेट थी रक्षा सिरोनिया जी, वो तो धोखा दे के आप लोगों को चली गई, आज क्या स्थिति? हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो काम किए हैं उसकी दम पर मैं ये कह सकता हूँ कि 100% दतिया के भांडेर से हमारी जीत होगी, 100%। वहां मैं जा रहा हूँ, लगातार संपर्क में हूँ। लोग बहुत गुस्से में हैं और कमलनाथ के प्रति लोगों को बहुत सहानुभूति है। इस वजह से हम 100% चुनाव जीतने वाले हैं। ठीक है, आप 100% आप भी दावेदारी कर रहे हैं कि इस सीट को आप लोग निकाल के लेके जाएंगे, और 100% की दावेदारी बीजेपी ने कर दी है। यहाँ पे सत्ता पक्ष का आरोप यह है, और बीजेपी का खास तौर से ये आरोप है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, जनता को छला गया है, धोखा दिया गया। 16 महीने में जो मैनिफेस्टो में, जो वचन पत्र में जो वादे किए थे, 16 में से 6 भी पूरे नहीं हुए हैं। तो कैसे जनता आपको जिता देगी? सारे लोग ये जानते हैं, इन्होंने सरकार इसलिए गिराई है कि कर्जे माफ हो चुके थे, 2 लाख के एक होने वाले थे, उसकी तैयारी चल रही थी। इनको ये लग रहा था कि अगर ये कर्जे माफ हो गए और ये अपने बातों पर खड़े उतर गए तो ये 15 साल तक तो सत्ता में आने वाले थे नहीं। जानबूझ करके केवल इसे हड़बड़ाहट में इन्होंने सरकार गिराने का काम किया है। कोरोना को भी ध्यान में नहीं रखा कि हमारी जनता का क्या होगा। इस वजह से इन्होंने जानबूझ करके ये
सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन नाहर जी, आप लोग खुद ही अपने साथ वालों को साथ नहीं रख पाए, आप अपने घर को ही नहीं बांध के रख पाए, तो दूसरे आपके घर वाले ही आपसे खुश नहीं थे, इसलिए वो चले गए? नहीं, वो इस चक्कर में नहीं गए, वो तो पैसे के लालच में, पद के लालच में। सिंधिया जी की सबसे बड़ी गलती है, वो चाहते थे वो कि मुझे केंद्र में सत्ता में शामिल कर लिया जाए, तो इसी चक्कर में उन्होंने सारे लोगों को बलि चढ़ा दिया। अगर ये विधायक बेंगलुरु से वापस आ गए होते तो इनमें तो कोई जाने वाला नहीं था। इनको मजबूर किया गया, वहां से आने नहीं दिया गया, और संतराम सिरोनिया को तो मारा गया है। वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं था, उसे जो है मारा गया, मार पीट के इस्तीफा दिखाया गया। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन जब मीडिया के सामने ये तमाम लोग आए तो उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये स्वेच्छा से महाराज के साथ हुए थे, ये तो आप मार रहे थे, डरे हुए थे, बाद में पैसों को लालच दिया 35 लाख रुपए, तो अब अगर पिट भी गए, मारपीट भी हुई, 35 लाख और चले गए। इस वजह से 35 लाख के लिए तो कोई इतना नहीं पिटेगा, और 35 लाख के लिए तो कोई दल बदल नहीं करेगा। जो इनका तो कहना ये है, इमरती देवी का कहना है, तमाम लोगों का ये कहना है कि भाई जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। आप ही की पार्टी में दिग्गज नेता भी रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत, उन्होंने भी कहा है कि भाई मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए वो नहीं पूरे हुए, तो तमाम तरह की चीजें उन्होंने भी कही है ना। इसको ये सब क्या है, ये खुद तो कुछ है ही नहीं। ये तो केवल सिंधिया जी के उस पर चलने वाले लोग हैं। सिंधिया जी अगर रात को दिन कहने लगे ना, तो ये दिन कहने लग जाएंगे, ये खुद नेता नहीं है। तो उनकी जो है, उनके क्या कहना चाहिए, चापलूस लोग हैं, राजाओं को। तो नाहर जी, कुछ दिन पहले आप भी तो स्टेशन पे खड़े होके उनके स्वागत सत्कार के लिए खड़े रहते थे, आप भी तो सिंधिया जी की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। आज मतलब अपोजिट पार्टी में चले गए तो वो बुरे हो गए, कल तक तो आप ही के महाराज थे। देखिए, हम आपसे कहते हैं कि पहले जब वो कांग्रेस में थे तो हमारे यहाँ ग्रुपबाजी थी, आज वो भाजपा में तो वहाँ ग्रुपबाजी है। अच्छा, तो उनकी फितरत यही, आप वो कहते हैं ना, मैं लोग उनके सिंधिया जी की जाने से हमारे यहाँ ग्रुपबाजी खत्म हो गई कांग्रेस में, अब कोई ग्रुप नहीं है। तो नाहर जी, मतलब आप सार्वजनिक तौर पे ये कह रहे हैं कि एक गुट खत्म हो गया, लेकिन गुट हमारे यहाँ गुट है ही नहीं, अब गुट बचा ही नहीं है। अच्छा, अब गुट नहीं बचा है, कोई गुट नहीं बचा। पहले जो अब उनका होने लग गया, देखिए आप अभी जब इनके लोग उसमें शामिल हुए मंत्रिमंडल में, तो कहा गया कि सिंधिया ग्रुप के 2 लोग शामिल हुए, सिंधिया ग्रुप करके वहां बोले जाने लगा। पहले हमारे यहाँ चलता था, अब हमारे यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। ये आप मान रहे हैं ना कि आपके यहाँ गुटबाजी थी, आपके यहाँ कांग्रेस में गुटबाजी है, जिसकी वजह से 15 साल तक सत्ता से बेदखल रही। सबसे ज्यादा ग्रुपबाजी करते थे सिंधिया। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आ जाए, सिंधिया के अलावा सिंधिया के समर्थक उसमें आते नहीं थे कार्यक्रम कभी, केवल सिंधिया के कार्यक्रम में आते थे। हम जब जिले में कोई काम करते थे और बैनर पोस्टर पर अगर उनका फोटो नहीं होता था या छोटा फोटो होता था, तो सिंधिया जी के लोग मना करते थे, वहां नहीं जाना, वहां महाराज का फोटो नहीं है। ये घटिया स्तर की राजनीति। मुखर हो के आप लोगों ने उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई कि सिंधिया जी इस तरह का दबाव बनाते हैं? हाँ, मैंने उस वक्त भी विरोध किया, और इसीलिए मुझे जिला अध्यक्ष बनाने के लिए सिंधिया जी बहुत अड़े हुए थे, इनको नहीं बनने देंगे। मुझको नहीं बनने देने के लिए उन्होंने बहुत झगड़े किए लोगों से, लेकिन उसके बाद ही मैं बना। और मैं इसलिए ये वो करते थे कि मैं अध्यक्ष न बन पाऊँ, केवल इसलिए कि मैं उनका आपसे जानना चाहूंगी कि 100% जीत की दावेदारी तो आपने कर दी है, प्रत्याशी कैंडिडेट कौन होने वाला है, किसको चेहरा बना रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ माननीय कमलनाथ जी सर्वे करवा रहे हैं। इस बार टिकट नेता नहीं देंगे हमारे यहाँ कांग्रेस में, इस बार जनता टिकट देगी। जनता से जो नाम सर्वे में निकल के आएगा टिकट उसे मिलेगा, और वही जनता का कैंडिडेट होगा। चलिए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। पहले भी अगर इसी तरह के सर्वे करवा लिए होते तो शायद 15 साल तक बेदखल नहीं रहते सत्ता से, और फिर इतने जल्दी 16 महीने में छुट्टी नहीं होती। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अग्निहोत्री जी, बहुत संक्षिप्त में आपकी प्रतिक्रिया। सब कुछ दारोमदार इस बात पर है रश्क कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट किसे चुनता है। देखिए, एक नाम जो बहुत अच्छा जो विनोद जी ने जो बताया कि फूल सिंह बरैया इस क्षेत्र से बीएसपी से पहले जीत चुके हैं। फूल सिंह बरैया अभी राज्यसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट भी रहे हैं, हालांकि वो जीत नहीं पाए वोटों के गणित की वजह से। तो मुझे लगता है कि फूल सिंह बरैया को यदि कांग्रेस अपना कैंडिडेट बनाती है तो वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। हालांकि ये तो कांग्रेस को तय करना है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन मुझे रक्षा सिरोनिया की डगर अभी कठिन प्रतीत होती है। विनोद जी, आपकी प्रतिक्रिया।
बिल्कुल, जिस तरह से जो अभी स्थिति है वो यही है कि जब तक कोई प्रत्याशी कांग्रेस के पास मजबूत नहीं होगा तब तक कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रक्षा सिरोनिया को जो अपने भीतर घात का जो सामना करना पड़ेगा उससे उनको नुकसान उठाना पड़ेगा और उनका जो आने वाला जो चुनावी रास्ता है वाकई वो काफी कठिन होगा। अब देखना ये होगा कि जो उनके जो पार्टी में आने से नाराज चल रहे हैं लोग उनको पार्टी कितना मना पाती है। अगर उनको पूरी तरीके से मना लिया जाता है और वो लोग, क्योंकि जैसा अभी बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष कह रहे थे कि हमारा व्यक्ति है वो कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, तो ये मुगालते अब पालना बहुत गलत है, क्योंकि कांग्रेस से भी लोग छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तो बीजेपी छोड़कर भी लोग कांग्रेस में जा सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो वाकई गणित बिगड़ सकता है। दोनों ही जो पार्टी हैं उनको अपने अपने लोगों पर जो नजर रखनी होगी और साथ ही प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन प्रत्याशी सामने आता है, तब जाकर कुछ कहा जा सकता है कि स्थिति क्या होगी। लेकिन जब तक बीजेपी के जो लोग हैं, जितने भी जो चाहे जो रक्षा से जो हारे हों प्रत्याशी वो हों या फिर जो उसके अलावा जो प्रत्याशी हो, उनको अगर पूरी तरह से सामंजस्य से बैठा लिया जाता है, तालमेल बैठा लिया जाता है तो बात अलग है, नहीं तो बड़ी परेशानी होगी। जी बहुत शुक्रिया विनोद जी चर्चा में शामिल होने के लिए। अग्निहोत्री जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भांजे विधानसभा सीट को लेकर आज हमने जो चर्चा की है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहां कांग्रेस पर बीजेपी भारी है। हालांकि किसी निष्कर्ष पर तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक नतीजे नहीं आ जाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि खेल की तरह राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उधर बसपा भी उपचुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी है और ये नहीं भूलना चाहिए कि भांडेर में एक बार साल 1998 में बसपा को सफलता मिल चुकी है। ऐसे में दोनों दलों को इस हिसाब से रणनीति बनानी होगी कि उसके वोट बसपा में ना बटे। अगर कहीं वोट बटे तो दोनों प्रमुख दलों के मतों का कम होना लाजमी है। बहरहाल तमाम परिस्थितियों के बीच भांडेर का रण कौन अपने नाम करता है, अब असल रोमांच इसे लेकर है। और इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।